Hello guys, welcome to Tuition Wala Foundation. I hope you all are doing very well. I am your biology and chemistry educator Anjali. So बच्चों, आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ how to revise biology before your exams or within your exams gap. अच्छा, आप लोग के मन में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो एग्जाम है नहीं. सपोज इफ आई एम टेलिंग यू हियर ओनली अबाउट बायोलॉजी, तो आप बोलेंगे मैम व्हाट आर वी सपोज टू डू फॉर अदर सब्जेक्ट्स. ओके, तो वो वाले सब सब्जेक्ट्स के साथ आपको अपने बायोलॉजी को कैसे मैनेज करना है, वो स्ट्रैटेजी आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बच्चों, एग्जाम गैप में बायोलॉजी को आप कैसे कवर अप करेंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है लर्न इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल चैप्टर्स. सी एज वी ऑल नो, हमारे पास 1 मंथ इतना ही टाइम बचा है. कितना टाइम बचा है? सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ. एंड जो बायोलॉजी 1 ईयर में कंप्लीट होनी चाहिए थी, नाउ वी हैव ओनली 1 मंथ टू कवर इट. कहाँ 365 डेज और कहाँ पे सिर्फ 30 डेज. See the difference. जहां हमारे पास 365 डेज थे टू कंप्लीट ऑल द 16 चैप्टर, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज हैं. अब उन 30 डेज में हमको कवर अप तो करनी पड़ेगी. नहीं कर पाए, अगर बायोलॉजी हम उन 30 डेज में कवर अप नहीं कर पाए, तो हम एग्जाम में किस मुंह से बैठेंगे. एग्जैक्टली एग्जाम में आप जा रहे हैं, बस आपने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा है, पेपर आएगा, अच्छा लगेगा जब आपके बाकी फ्रेंड्स लिख रहे हैं और आप ब्लैंक बैठे रहे. नहीं ना. तो इसलिए आपको ये स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना होगा एंड इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी क्या होता है, आपको हमारे चैनल पे 1 शॉर्ट वीडियोस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट बायोलॉजी हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे. एंड इवन इन शॉर्ट वीडियोस और एक 1 शॉर्ट वीडियोस कंप्लीट है हमारे प्लेलिस्ट में, जिसमें आप सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब मैं अगर बताऊं तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा. क्या सेव होगा? टाइम. अच्छा बच्चों, अगर आपने सारे चैप्टर्स को डेप्थ में पढ़ने गए तो आप 16 में से मुश्किल से 7 चैप्टर्स ही पढ़ पाएंगे. और क्या पता एग्जाम में वो 7 चैप्टर्स में से क्वेश्चन ना आए, और जो 7 चैप्टर्स या 8 चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाए. सो टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप लोग को हर एक चैप्टर को पढ़ना है. ठीक है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, हर एक चैप्टर पढ़ना है. बट हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले कवर अप करना है. सबसे पहले प्रायोरिटी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को. लेटर ऑन अगर आपने हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए, देन उसके बाद आप वो चैप्टर्स को कंप्लीट पढ़ना चाहें तो यू माइट गो फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लर्न टू इम्प्रोवाइज योर conceptual knowledge. Now what does this word conceptual means? देखो, अगर कोई एक टॉपिक है, सपोज इफ आई एम टेकिंग ऑस्मोसिस, एक टॉपिक मैंने लिया ऑस्मोसिस. अब इस टॉपिक में आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी नॉलेज दी गई है, कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, उस नॉलेज को बाय हार्ट करते जाएंगे कि चलो देखो टाइम तो है नहीं, ठीक है, पढ़ना तो है ही है, एग्जाम में आने वाला तो है ही है. तो एक काम करते हैं हम लोग, वो नॉलेज को है ना रिवाइज कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं. यार एग्जाम में तो आ ही जाएगा, रट्टा मारो, रट्टा मारो मत करो. क्योंकि ऑस्मोसिस एक ऐसा टॉपिक है जिससे उभर के आता है दूसरा टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर. सुनने में नाम दोनों के एक जैसे ही लगते हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, वन एंड द सेम थिंग, सुनने में सेम है. बट एक्चुअली इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर नॉलेज ऑन दैट, तो एक्चुअल में वो डिफरेंट होता है. ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही अलग चीज़ें हैं. और अगर आप बाय हार्ट करने गए, मार्क माय वर्ड्स, कंफ्यूजन 100% आएगी. 100% आएगी कंफ्यूजन, क्योंकि डेफिनेशन वाइज आप इनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते. करने भी जाएंगे तो ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख देंगे. सो टू अवॉइड सच थिंग्स, अपनी ऐसी गलती को अवॉइड करने के लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना होगा. जैसे एक सपोज आया टॉपिक ऑस्मोसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम टॉपिक. क्या करिए, ऑस्मोसिस के ऊपर वीडियो लेक्चर्स देखिए. हमारे चैनल में ऑस्मोसिस के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं.
ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन किए गए ना, उन सारे वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोग को उसके बारे में डेप्थ में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वहाँ पे कंसेप्चुअल नॉलेज अपनी इंक्रीज करनी है तो गो वॉच आर वन शॉट वीडियोस। ओके, तो आप लोग को पहले अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज इंक्रीज करनी है। कंसेप्ट आपने समझ लिया ऑस्मोसिस का। कोई भी बोर्ड आपकी बुकिश नॉलेज नहीं मांगता है, ठीक है। वो नहीं बोलेगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट इज की जगह एट नहीं होना चाहिए, द की जगह अ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ ग्रामर पेपर, ओके, माइंड माई वर्ड्स, इट इज़ नॉट अ ग्रामर पेपर, इट इज़ अ बायोलॉजी पेपर। मैटर क्या करता है यहाँ पे? मैटर करता है आपका कंसेप्चुअल नॉलेज, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज। आपने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस समझ लिया, अपने ओन वर्ड्स में लिख कर आओ। ऐसा नहीं बोल रही हो कि ऑस्मोटिक ओन वर्ड्स में लिख कर आओ तो कुछ भी लिखोगे, नहीं, ओन वर्ड्स में अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो, तब जाके आपको कंसेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। ओके, माई नेक्स्ट पॉइंट इज मेक एवरी आंसर इन अ पॉइंट वाइज मैनर। दिस इज अ की पॉइंट। ये की पॉइंट सिर्फ आपके एग्जाम गैप में स्टडीज के लिए नहीं है, ये की पॉइंट आपके पेपर में ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ योर पेपर उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। इस पॉइंट का मतलब है कि कोई भी इंपॉर्टेंट आंसर आप पढ़ रहे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसको अगर आप लिखो ना तो एक थियोरी वाइज मत लिखो, बिकॉज हियर यू आर नॉट राइटिंग अ थीसिस। थीसिस यानी कि कोई भी पोस्टुलेट या वो सब नहीं लिख रहे हो आप, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, सो यू नीड टू राइट द आंसर्स इन अ पॉइंट वाइज मैनर। और पॉइंट वाइज लिखने का सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये होता है, वंस यू राइट आंसर्स इन पॉइंट वाइज नो, आप लोग को लिखते लिखते ही दोज आंसर विल बी ग्रैब्ड विद इन योर मेमोरीज, ठीक है। आप लोग को वापस से वो आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब लिख रहे हैं तभी वो आपको याद होते जाएंगे। दैट्स वाई डिस्कवरी हुई थी ग्राफ्स की, ट्री डायग्राम्स की, ठीक है। इन सब चीज़ों की डिस्कवरी क्यों हुई? इनकी डिस्कवरी से पहले लोग पैराग्राफ में लिखते थे, पैराग्राफ में पढ़ते भी थे, बट बात जब आई याद करने की ना, तो पैराग्राफ में चीज़ें याद नहीं होती हैं। याद कब होती हैं? जब हम उन चीज़ों को ट्री डायग्राम, पॉइंट, ग्राफ्स इनके थ्रू कन्वर्ट करके देन लर्न करते हैं। इसीलिए ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पॉइंट वाइज मैनर में आपको हर एक आंसर को पढ़ना है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर्स की नहीं, कंसेप्ट की भी। ओके, सपोज मैंने एक कंसेप्ट लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, इस पूरे कंसेप्ट में आपको क्या क्या नॉलेज इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती है? आपको बताना पड़ता है कि हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, हर एक चेम्बर से कौन सी आर्टरीज, कौन सी वेन्स एमर्ज हो रही हैं। ओके, हर एक चेम्बर के बीच में कौन सी कस्पेड वेल्व्स है, ये भी मेंशन करना है, और कौन सा चेम्बर ऑक्सीजनेटेड या कौन सा चेम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप एक पैराग्राफ में लिख के रख देंगे और फिर उसको याद करेंगे, ट्रस्ट मी इट इज़ काइंड एन इम्पॉसिबल टास्क। काइंड नहीं, पूरा इम्पॉसिबल टास्क है ये, क्योंकि करना यहाँ मतलब बाय हार्ट करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है, प्लस एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे उससे। एग्जाम के टाइम पे इज इट ईजी टू लर्न फ्रॉम पॉइंट्स और फ्रॉम पैराग्राफ? दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। क्या पॉइंट्स में लर्न करना ईजी है या फिर डायरेक्ट पैराग्राफ पढ़ पढ़ के आप लर्न करेंगे? एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम के गैप में इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं कि आप पैराग्राफ लें, टेक्स्ट बुक के हर एक पैराग्राफ को रीड करें, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, बिकॉज यू ऑल्सो हैव अदर सब्जेक्ट्स टू फोकस अपॉन। ठीक है, यू हैव मैथ्स टू प्रैक्टिस, यू हैव हिंदी एंड इंग्लिश टू लर्न एंड अदर लाइक हिस्ट्री, geography, political science, economics, all these subjects you have. Okay, so along with all those important subject you have to cover biology subject as well. ठीक है, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा. आई एम श्योरली गोइंग टू मेक अ टॉपिक ऑन हाउ टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम्स. ओके, तो फिलहाल एक चीज़ याद रखिए कि आंसर को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है एग्जाम में भी, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी.
हमारे चैनल पे वन शॉट वीडियोस फॉर ऑल द चैप्टर्स आर अवेलेबल, और उन वन शॉट्स वीडियो में मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। वट एवर कंटेंट आई यूज टू राइट ऑन बोर्ड, कोई भी कंटेंट मैं बोर्ड में लिख रही थी ना, वो सारे कंटेंट आपकी टेक्सचुअल मतलब आपके टेक्स्ट बुक से ही बेस्ड है, और उन कंटेंट्स को आपको अपने नोट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करना है। ठीक है, इफ़ यू विल राइट ऑल दोज कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वन शॉट वीडियोस में, अगर सारे कंटेंट आपने नोट्स में अपने लिख लिए ना, तो इट वुड मेक अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ योर आईसीएसई टेक्स्ट बुक। ट्रस्ट मी, कंप्लीट रेप्लिका होगी आपकी टेक्स्ट बुक की। बस आपको वो नोट्स खोलने और पढ़ने हैं। आई गारंटी यू, इवन इफ यू वोंट ओपन योर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जाम्स, मतलब अपने एग्जाम्स के टाइम पे अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं भी खोली ना, इट वुड बी वेल एंड गुड, क्योंकि वो नोट्स ही आपके टेक्स्ट बुक की एक डुप्लीकेट कॉपी होते हैं। ठीक है, तो इफ़ जिसने नहीं देखी हमारे वन शॉट वीडियोस, गो वॉच आवर वन शॉट वीडियोस, और उसमें जो भी कंटेंट मैंने बोर्ड पे लिखा है, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड मेक अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ योर आईसीएसई टेक्स्ट बुक। सारे नोट्स को मैंने ट्री डायग्राम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखा है, ईजी टू रिमेंबर, ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू राइट। क्लियर? नेक्स्ट, learn only 3 to 4 labeling. See children, how to score 80 out of 18 बायोलॉजी। ठीक है, उन सारे वीडियोस में जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको प्रोवाइड की है, उसमें ये एक पॉइंट मैंने डेफिनेटली मेंशन किया है, ओनली डू 3 to 4 लेबलिंग्स। व्हाई हैव आई मेंशन सच पॉइंट्स इन योर बुक? बिकॉज 3 से 4 लेबलिंग के अलावा अगर आप लेबलिंग करते हैं ना, तो उसके मार्क्स नहीं काउंट होते। मार्क माई वर्ड्स, 3 से 4 लेबलिंग के अलावा अगर आप लेबलिंग कर रहे हैं ना, तो उसके मार्क्स नहीं काउंट होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जस्ट एक थोड़ा सा आप अपना सेंस लगाइए कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। ठीक, परफेक्ट सिंपल क्वेश्चन, ओके, बहुत इजी डायग्राम भी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आई होप सो मेरे सारे स्टूडेंट्स विल गेट आउट ऑफ मार्क्स फॉर दैट डायग्राम। क्लियर? सो फॉर अ रेफरेंस पर्पज मैं वो डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ। 3 to 4 लेबलिंग, अच्छा 80 out of 18 बायोलॉजी, ठीक है, वो वाले, एंड हाउ टू राइट योर बायोलॉजी पेपर, ये वाला जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड की है, उसमें मैंने आपको डेफिनेटली ये चीज़ मेंशन की थी कि हाउ टू ड्रॉ डायग्राम। अपने आईसीएसई के पेपर में आपको डायग्राम किस वे में ड्रॉ करना है जिससे आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाए फॉर द डायग्राम। ठीक है, बहुत से बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि मैम हमने डायग्राम बहुत ही नीट, बहुत ही अच्छा बनाया था, बट स्टिल हमारे आउट ऑफ मार्क्स नहीं आया डायग्राम में। 3 में से हमें 2 दिए, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2.5, बट आई डोंट थिंक सो दैट मिलते हैं, बट फिर भी 3 में से 2 दिए, 2.5 दिए, बट why not 3? Why not 3? Where does that 3 factor lies? That 3 factor lies in your neatness, labeling and presentation. ठीक है, अगर 3 में से 3 या 4 में से 4 आपको डायग्राम्स के लिए चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, एंड ऑलरेडी मैंने अपनी बाकी स्ट्रैटेजी वीडियोस में डायग्राम के ऊपर बताया है कि कैसे बनाने हैं आप लोग को। करेक्ट? नाउ what I was saying, yeah, stomata का डायग्राम आया। if they ask you about stomata, so you need to draw stomata। ठीक है, like this, you know how to draw stomata, right? Okay, this is the nucleus and these are the chloroplast. This is the nucleus and these are the chloroplast. Now what are these called as? They are the epidermal cell और subsidiary cells भी बोल सकते हैं हम इसे। अब यहाँ पे मैंने ये complete neat डायग्राम बना दिया है। अब these are the do's of डायग्राम, आपको ये करना है डायग्राम में, और आपको क्या नहीं करना है, what you don't have to do, you don't have to shade any part। ठीक है, बच्चे to make it more attractive क्या करते हैं? शेड कर देते हैं। अरे यार मेरा डायग्राम देख कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, मैंने शेडिंग की है ना? शेडिंग की ज़रूरत नहीं है बेटा, शेडिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कर लो आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करो, फिर बोलना नहीं कि मैम हम लोग को आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिले डायग्राम में, बिकॉज मैम ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपको शेडिंग करनी है ना, फिनिश योर बायोलॉजी पेपर। ओके, इफ़ यू वांट टू डू अ शेडिंग, यू वांट टू शो द आर्टिस्ट विद इन योर सेल्फ, देन डू योर बायोलॉजी पेपर कंप्लीटली। अच्छे से करना बायोलॉजी पेपर, घर आओ,
खाना पीना खाओ, पानी पियो, तो रेस्ट करो, उठो, ड्राइंग बुक निकालो और जितनी आर्टिस्ट बनाना है, मतलब जितना आर्टिशियन अपने अंदर का जितना भी आर्टिस्ट आपको निकालना है सब निकाल दीजिए अपनी ड्राइंग बुक पे. बट प्लीज डू नॉट रिमूव योर आर्टिस्ट इन योर बायोलॉजी पेपर. ओके, दिस इज अ बायोलॉजी पेपर, नॉट एन आर्ट पेपर. डोंट रिमूव योर आर्टिस्ट इन बायोलॉजी पेपर. ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाना. एक्स्ट्रा शेडिंग, एक्स्ट्रा लेबलिंग इज अननेसेसरी. मैंने क्या बोला है, 3 to 4 लेबलिंग. अब ये जो डायग्राम है, इट इज़ बीन आस्क्ड फॉर 3 marks. सो अकॉर्डिंग टू मी ओनली 3 लेबलिंग्स इज वेल एंड गुड. तो मैंने कर दी. मुझे क्या क्या पता था, दीज आर माई गार्ड सेल्स, मुझे इतना पता है, दीज आर माई गार्ड सेल्स, दिस इज माई न्यूक्लियस, एरो करके दिखाना, दीज आर द गार्ड सेल्स, दिस इज माई न्यूक्लियस एंड दिस आर माई क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, इट इज़ बीन आस्क्ड फॉर ओनली 3 marks. अच्छा, जो मेरी वो स्ट्रैटेजी थी ना, 3 marks का होगा तो 6 पॉइंट्स, 2 mark का होगा तो 4 पॉइंट्स, 4 mark का होगा तो 8 पॉइंट, वो स्ट्रैटेजी बेटा आंसर के पॉइंट्स के लिए है. किसके लिए है, आंसर के पॉइंट्स के लिए, डायग्राम के पॉइंट्स के लिए नहीं है. ओके, सम पीपल, सम स्कॉलर स्टूडेंट अप्लाई कर देंगे नॉलेज कि यार मैम ने तो बोला था कि 3 marks के लिए 6 पॉइंट लिखने हैं, तो मैं तो डायग्राम में भी 6 ही लिख के आऊँगा फॉर माई सिक्योरिटी. डोंट गो फॉर ओवर सिक्योरिटी बेटा. ओके, डोंट गो फॉर ओवर सिक्योरिटी. इतनी सिक्योरिटी काफ़ी है. 3 mark के लिए डायग्राम हमेशा 3 से 4 लेबलिंग. अगर 4 mark के लिए डायग्राम पूछा है, देन गो आउट फॉर 4 लेबलिंग्स. ओके, 4 marks 4 लेबलिंग्स, बट 3 marks 3 लेबलिंग इज मोर देन इनफ. बिकॉज जब वो डायग्राम के मार्क्स देते ना, दे यूज टू गिव मार्क्स फॉर द लेबलिंग अलॉन्ग विद द डायग्राम. यानी कि अगर 3 marks है ना, तो आप सोचेंगे तो 1.5 marks फॉर द लेबलिंग, 1.5 marks आपको लेबलिंग के लिए देंगे और बाकी के 1.5 marks फॉर द डायग्राम. क्लियर विद दिस थिंग. और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको इसका स्क्वायर बनाना है. सराउंडिंग में आपको इसके स्क्वायर बनाना है एंड लिखना है नीचे, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोमाटा. ओके, एंड विद दिस थिंग आपका पूरा डायग्राम हो गया फिनिश. दिस डायग्राम कैन गेट 3 out of 3 marks इन योर ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन. क्लियर विद दिस थिंग. ओके, नाउ क्लियर, ये 3 स्ट्रैटेजीज आपको समझ में आ गई है. सबसे पहले एग्जाम गैप है, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, बहुत ही कम टाइम बचा है. मेरी ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ो. आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे बता दिए जाएंगे 1 short वीडियोस में. ओके, सो डू वॉच दैट वीडियोस एंड देन गो आउट फॉर दी चैप्टर वाइज 1 short वीडियोस. ठीक है, पहले आप एक 1 short वीडियोस देख लेना जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी. एंड देन राइट दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर बुक एंड देन हर एक चैप्टर के 1 short वीडियोस देखो, जो कि सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं. ठीक है, सारे चैप्टर्स के 1 short वीडियोस देखो और उन 1 short वीडियोस में राइट ओनली अबाउट दोज पॉइंट्स जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको पहले वाले वीडियो में मेंशन किए हैं. क्लियर. नेक्स्ट, लर्न टू इम्प्रोवाइज योर कंसेप्चुअल नॉलेज. सी, आई टोल्ड यू, डू नॉट गो फॉर रट्टाफिकेशन. रट्टा नहीं मारना है, बाय हार्ट नहीं करना है. करना क्या है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं. कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप ओन वर्ड्स में भी आंसर को पुट अप कर सकते हैं. Then next point is make every answer in a point wise manner. See, why am I telling you to make every answer in point wise? क्योंकि वो जल्दी याद हो जाता है और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियरली आप उसको देख सकते हैं. तो दोनों चीज़ें करनी है, पॉइंट वाइज भी करिए और प्रेजेंटेशन भी उसकी क्लियर रखिए. देन फोर्थ पॉइंट इज लेबलिंग. आई सेड डोंट गो फॉर मोर देन 3 to 4 लेबलिंग. 3 से 4 लेबलिंग इज मोर देन इनफ. ठीक है, उससे ज़्यादा लेबलिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो डायग्राम के भी मार्क्स देगा आपको. एग्जामिनर जो भी है वो डायग्राम के भी मार्क्स देंगे और लेबलिंग के भी. तो हर चीज़ अगर आपने 6-7 लेबलिंग यहाँ पे कर दी, ठीक है, अननेसेसरी लेबलिंग लाइक सब्सिडरी सेल्स, स्टोमेटल पोर्स, ज़रूरत नहीं है. ये 3 लेबलिंग कर दिए, ओके, मोर देन इनफ. डोंट गो फॉर एक्सेस लेबलिंग. मार्क्स उससे कट भी सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वुड फील लाइक बहुत ही ज़्यादा क्लमजी डायग्राम है, तो ही वोंट गिव यू मार्क्स फॉर दैट. ओके, माइंड दिस थिंग. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम गैप में आपको इससे पढ़ना है. ये स्ट्रैटेजी इज़ लाइक अ मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जाम गैप. ठीक है, एग्जाम के गैप में इस स्ट्रैटेजी से आपको चैप्टर्स को पढ़ना है. सबसे पहले आते हैं एक्सीलेंट, एवरेज और पुअर. अभी जो एक्सीलेंट, एवरेज और पुअर है ना, ये आप डिसाइड करेंगे. कौन डिसाइड करेगा? आप. हर बच्चों के अपनी अलग प्रायोरिटी होती है.
किसी बच्चे को ह्यूमन हार्ट वाला चैप्टर पसंद है, किसी बच्चे को नर्वस सिस्टम पसंद है, किसी को हार्मोनल, किसी को एक्सक्रीटरी, किसी को रिप्रोडक्टिव, किसी को प्लांट फिजियोलॉजी, किसी को ह्यूमन पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इवोल्यूशन, ऐसे चैप्टर्स। सो जस्ट क्लियर योर माइंडसेट कि आपको कौन सा चैप्टर एक्सीलेंट लगता है, यानी कि यू आर लाइक आपको पता है कि आप वो चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे, आपका वो एक्सीलेंट चैप्टर है। तो अगर आपका वो चैप्टर पहले ही पढ़ के हो गया है, सपोज देयर आर 16 चैप्टर्स, आउट ऑफ विच आपने 5 चैप्टर्स पढ़ लिए अभी तक, अब तक कुछ तो पढ़ा ही होगा, है ना, एकदम मतलब स्कूल गए होंगे, थोड़ा बहुत ट्यूशन से या क्लासेस से, थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियो से आपने रिवाइज किया होगा। ओके, सो वो आपके होंगे एक्सीलेंट चैप्टर्स, जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स में आपको क्या करना है, एग्जाम गैप के दौरान, एग्जाम गैप के टाइम पे जो आपके चैप्टर्स एक्सीलेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं ना, उन चैप्टर्स के रिव्यू क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ। ओके, अगर आपके चैप्टर्स एक्सीलेंटली हो गए हैं, कोई एक सपोज एक एग्जांपल लेते हो, हार्ट वाला चैप्टर, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर आपका एक्सीलेंट है, पूरी अच्छे से आपने पढ़ लिया है। अगेन अगर एग्जाम गैप में आप उस चैप्टर को फिर से पढ़ने जाएंगे तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। Again, I'm telling you, you not only have a biology subject in your hand, you have other subjects as well, like chemistry, physics, maths, Hindi, English, social science, all these subjects. तो आपको इसके साथ साथ उनको भी कवर करना है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपको बायोलॉजी में मिनिमम टू मिनिमम टाइम कंज्यूम करने बोल रही है, और जितना ज़्यादा टाइम है वो बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको इक्वली पार्टीशन करना है। क्लियर विद दिस थिंग? नाउ अगेन कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी 5, जिसमें आपको बता रही हूँ चैप्टर्स जो आपके एक्सीलेंट हैं उनके सिर्फ एग्जाम गैप के दौरान रिव्यू क्वेश्चंस पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू क्वेश्चंस पढ़ना। नेक्स्ट, एवरेज चैप्टर्स। अब ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आपने पढ़ा तो है, बट आपको कुछ अच्छे से वो याद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, ट्रांसपिरेशन। आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है, चलो मैंने ट्रांसपिरेशन यार पढ़ा तो है, बट अभी अगर मैं बुक खोल रही हूँ या खोल रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे चैप्टर समझ नहीं आ रहा है ट्रांसपिरेशन। अच्छा ये पॉइंट, अरे हाँ मैंने ये पॉइंट पढ़ा था, गटेशन याद नहीं आ रहा है कुछ। तो ये होते हैं आपके एवरेज चैप्टर, पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा है। इस कैटेगरी में फॉल होने वाले हैं एवरेज चैप्टर्स। इन चैप्टर्स के लिए आपको एग्जाम गैप में करना क्या है, तो इन चैप्टर्स के लिए आपको सबसे पहले अपने नोट्स से रिवाइज करना है। किससे रिवाइज करना है? नोट्स से। और हमारे चैनल के वन शॉट वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ सारे नोट्स बोर्ड पे प्रोवाइड किए हैं, पहले आप वहाँ वो वीडियोस देखिए। ट्रांसपिरेशन वाले चैप्टर्स का भी वीडियो अवेलेबल है, जाके वो वीडियो देखिए, वो वीडियो से नोट्स बनाइए। विद दैट आपका कंसेप्ट सारी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे एंड ये एवरेज चैप्टर भी आपका एक्सीलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो विदाउट फॉरगेटिंग, डू वॉच आवर वन शॉट वीडियोस फॉर ट्रांसपिरेशन। नाउ एवरेज चैप्टर्स के लिए आपको पहले नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर है एवरेज, पढ़ा तो है नहीं, कुछ अच्छे से पढ़ा था बट याद नहीं है। इस वाली कैटेगरी के चैप्टर्स को नोट्स बनाने हैं, उससे पढ़ना है एंड देन आपको उसके रिव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वे में आपके एक्सीलेंट और एवरेज चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस हो गए सॉल्व्ड। नेक्स्ट, पुअर चैप्टर्स। अब ये वो चैप्टर है जिनको आपने पूरे साल में कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस। यार ये चैप्टर एग्जिस्ट भी करता है, आपको पता ही नहीं है कि चैप्टर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये पुअर चैप्टर्स उस कैटेगरी में आते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस के बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। ये धरती पे हैं नहीं है हमें पता नहीं है, हमें अब जाके एग्जाम के गैप में पता चला कि ये चैप्टर धरती पे हैं, हमारी बुक में हैं। तो अब इन चैप्टर्स के लिए क्या किया जाए? भाई देखो, मैम ने तो बोला कोई चैप्टर्स मत छोड़ो। मैंने क्या बोला फर्स्ट स्ट्रैटेजी में? कोई चैप्टर मत छोड़ो, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लो बट पढ़ो। तो यहाँ पे पुअर चैप्टर्स के लिए वो स्ट्रैटेजी आती है कि लर्न ओनली फ्रॉम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, पुअर चैप्टर्स पूरे पढ़ने जाओगे तो एक्सीलेंट और एवरेज चैप्टर्स आप भूल जाओगे, इसलिए पुअर चैप्टर्स के सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको कवर अप करने हैं। क्लियर विद दिस थिंग? और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कैसे क्लियर करेंगे? हमारे वन शॉट वीडियोस से। ओके,
तो दिस वॉज माई मास्टर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आप बैठिए, एक जगह बैठो, काम रहो, रिलैक्स, अपनी बुक खोलो, टेक्स्ट बुक का इंडेक्स पेज निकालो और अपने एक नोटबुक लो। टेक्स्ट बुक के इंडेक्स पेजेस में से आप वो चैप्टर्स नोट डाउन कर लो जो आपके एक्सीलेंट हैं, और उन एक्सीलेंट चैप्टर्स के आप रिव्यू क्वेश्चंस ही करना सिर्फ, क्योंकि वो चैप्टर्स इतने एक्सीलेंट है कि यू डोंट नीड टू लर्न फ्रॉम नोट्स। देन एवरेज चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं बट याद नहीं आ रहा है, तो उन चैप्टर्स को पहले आपको नोट्स के थ्रू कवर करना है, देन उनके रिव्यू क्वेश्चंस को भी आपको कवर अप करना है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं पुअर चैप्टर्स, जिनके अभी तक आपको कोई अंदाजा नहीं था कि वो चैप्टर एग्जिस्ट भी करते हैं आपकी बुक में। आपने भी बुक खोली, आपको पता चला अरे ये चैप्टर भी है, अब क्या करें, हमने पूरे साल तो वो चैप्टर देखा ही नहीं है। ठीक है, अब करें क्या, उस चैप्टर का छोड़ दें? नहीं, छोड़ तो सकते नहीं है, मैम ने बोला है चैप्टर छोड़ने नहीं है, तो क्या करा जाए? तो आपको हर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी पुअर है आपके, वो पुअर चैप्टर्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। क्लियर? रिव्यू क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, बट उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपकी स्ट्रैटेजी आती है रिविजन एट नाइट फॉर 15 मिनट्स। बिफोर कमिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, लेट अस नो अबाउट द 7th स्ट्रैटेजी। देखो, अप्रॉक्सीमेशन मैं गिन रही हूँ कि आपके पास 24 डेज है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मैं ये 24 डेज को कंसीडर कर रही हूँ। आपके एग्जाम गैप से लेके ये वीडियो कब अपलोड हो रहा है, आपके एग्जाम्स कब हैं, उन सबको सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब करके अपनी पूरी जितनी मैथमेटिक्स लगा सकते सब लगा के आई हैव एस्टिमेटेड अ 24 डेज टाइम टेबल फॉर यू ऑल। नाउ व्हाट इन दैट 24 डेज टाइम टेबल यू आर सपोज टू डू, आपको करना है 2 चैप्टर्स ईच डे। हमारे प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, और उन 1 शॉर्ट वीडियोस में ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टॉपिक स्किप किया है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया या फिर कोई डेप्थ में नहीं पढ़ाया। ईच एंड एवरी टॉपिक इज कंप्लीटेड एज पर योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी टॉपिक्स दिए हैं, हर एक चैप्टर्स की उन टॉपिक को जितनी डेप्थ में दिए हैं उतनी डेप्थ में मैंने वहाँ पे कवर अप किया है, अलॉन्ग विथ रिटन नोट्स। मैंने आपको बोर्ड में उनके नोट्स भी लिख के दिए हैं। क्लियर? तो वहाँ से 1 शॉर्ट वीडियो से डेली आप वो दोनों 1 शॉर्ट वीडियोस देखेंगे। सपोज अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में गए, आपने देखा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, तो एक दिन में आपको चैप्टर 1 एंड 2 के 1 शॉर्ट वीडियोस देखने, ठीक है। देन आपको 24 डेज में अगर आप एक दिन 2 चैप्टर्स देखेंगे ना, तो विद इन 12 डेज यू विल डेफिनेटली कंप्लीट 16 चैप्टर्स। हाउ मेनी चैप्टर्स? 16 चैप्टर्स, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स ईच डे 1 शॉट देखो। अब यहाँ पे मेरा एक सजेशन है आपको, 2 चैप्टर्स अगर मैंने बोले हैं तो कोई चैप्टर्स 1 आवर के हैं, कोई चैप्टर्स 2 आवर के हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर चैप्टर्स। तो अब क्या करना है, एक चैप्टर 1 आवर का था, सपोज चैप्टर नंबर 1 इज़ फॉर 1 आवर, आपने वो चैप्टर देख लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको क्या है, अब लगातार अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर एक बार और आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर फिर से स्टार्ट कर दिया, इट इज़ फॉर 2 आवर्स, तो कितना होगा 1 + 2 3 आवर्स। अगर आप कंटिन्यूसली 3 आवर्स बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन स्ट्रेस्ड हो गया है। इसीलिए एक इलाज है मेरे पास इसका, 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर पढ़ने के, बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो, उठो, थोड़ा बाहर देखो, इधर उधर घूमो, 5 मिनट्स बाद कम बैक अगेन, डोंट स्टडी बायोलॉजी अगेन, डोंट स्टडी बायोलॉजी अगेन। कोई और चैप्टर्स, कोई और सब सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करो फॉर 1 आवर, कोई और सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करो फॉर 1 आवर। फॉर माई आपको एक बहुत बेस्ट सजेशन दे रही हूँ, बायोलॉजी के एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद गो फॉर सॉल्विंग मैथ्स, ठीक है। मैथ्स सॉल्व करो 1 घंटा, टाइमर सेट कर लो कि 1 घंटा मुझे मैथ सॉल्व करनी है, मैथ सॉल्व करो। जैसे ही टाइमर में 1 घंटा कंप्लीट होता है, बंद कर दो, मैथ्स को बंद कर दो। देन थोड़ा सा चिलैक्स हो, बाहर की हवा लो, पानी पियो, एंड देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी। इन दिस वे जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, आपके दिमाग में वो चीज़ जाएगी भी। ऐसा नहीं है कि सब आप पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ख़त्म। एट द सेम टाइम आप वो चीज़ को ग्रास्प भी करते जाएंगे अपने माइंड में। ओके, सो ये मेरी स्ट्रैटेजी को प्लीज़ इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करोगे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? सो 24 डेज में मैंने क्या बोला है, 12 डेज आपके 1 डे में अगर आप 2 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी करते हैं तो 16 चैप्टर्स आपके विद इन 12 डेज विल गेट कंप्लीटेड। नाउ आप बोलेंगे मैम व्हाट टू डू इन द रिमेनिंग 12 डेज। तो रिमेनिंग 12 डेज में आपको क्या करना है, रिव्यू क्वेश्चंस,
सी, ये जो 12 डेज में आप चैप्टर्स कर रहे हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर ईच डे, ये 2 चैप्टर्स आप सिर्फ थियोरी कर पाएंगे जो आपकी इंटेक्स दी गई है, ठीक है। अगर आप उसके साथ रिव्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करने जाएंगे, इट वुड बिकम सम हाउ अ बर्डन सम फॉर यू ऑल, एक बर्डन टाइप आपके अंदर हो जाएगा। तो वो बर्डन ना लो, एग्जाम है, ज़्यादा बर्डन लोगे, आता वो भी भूल जाओगे। एक्सेलेंट को पुअर नहीं बनाना है हमें पुअर को एक्सीलेंट बनाना है, और पुअर को एक्सीलेंट तब बनाएंगे जब हम रिलैक्स होकर पढ़ाई को बांट कर पढ़ेंगे। कुछ बच्चे भी क्या करेंगे ना, मैम ने बोला 12 डेज में 16 चैप्टर, तो हम एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ेंगे और एक दिन में वो 2 चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस भी कर लेंगे। इतना स्कॉलर नहीं बनना है, ठीक है, इतना कैपेबल नहीं बनना है, कैपेबिलिटी इतनी नहीं चाहिए। कैपेबिलिटी इतनी चाहिए कि 12 दिन में अगर मैंने 12 चैप्टर्स बोले हैं तो सिर्फ चैप्टर्स नोट्स वाइज पढ़िए। फिर नेक्स्ट आता है 12 डेज में आपको वो चैप्टर को रिवीजन क्वेश्चंस करने हैं। रिवीजन क्वेश्चंस यानी आपके टेक्स्ट बुक के बैक में जो क्वेश्चंस दिए, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो नोट्स वाले सेक्शन है वहाँ पर आपको नॉलेज दी जाएगी, बट जो रिव्यू क्वेश्चंस है ना, वो एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज, अगर आपके बुक में दिया है टेक्स्ट बुक में व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एक एक्सपेरिमेंट देंगे, एक सिचुएशन देंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑस्मोसिस कैसे इंप्लीमेंट होती है उस सिचुएशन में। क्लियर विद दिस थिंग? सो इसीलिए रिव्यू क्वेश्चंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। 12 डेज में आपने रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नाउ अलॉन्ग विद दोज रिव्यू क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब ऐसा नहीं कि 25, 30, 35 साल के पेपर कर रहे हो सॉल्व, नहीं, सिर्फ 5, जस्ट इम्प्लीमेंट माई टेक्नोलॉजी। 5 ईयर्स के पेपर करो बस, प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर ही। मैं बहुत मैक्स टू मैक्स बोल रही हूँ, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रीवियस 2 to 3 ईयर्स के पेपर करते हैं, बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड 5 ईयर्स के पेपर करो, ठीक है। और वो पेपर कैसे करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में बताऊंगी, व्हेन आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। क्लियर विद दिस थिंग? तो विद दीज ऑल स्ट्रैटेजीज आपको अपने एग्जाम गैप में बायोलॉजी सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करना है ये सीख लिया होगा आपने, करेक्ट। एक बार मैं सारी स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ। लर्न फ्रॉम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली फ्रॉम ऑल चैप्टर्स, लर्न टू इम्प्रूवाइज योर कंसेप्चुअल नॉलेज, मेक एवरी आंसर पॉइंट वाइज, learn only 3 to 4 labelings. Chapters, divide them into excellent, average and poor. Excellent chapters only solve the review question during exam gap. Clear? Average chapter पढ़ा था बट याद नहीं है, क्या करोगे, नोट्स फिर से पढ़ोगे and then solve the review question. And poor chapter ओनली द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिव्यू क्वेश्चंस करने मत जाना बिकॉज इट बिकम्स वेरी बर्डनसम। बर्डन नहीं लेना है। रिविजन, हाँ ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया कि मैंने 24 डेज का प्लान बनाया है जिसमें 12 डेज में आप 16 चैप्टर्स कैसे कवर अप करेंगे, 2 चैप्टर्स ईच डे, और वो 2 चैप्टर्स के बीच में भी आपको क्या रखना है, टाइम रखना है 1 घंटे का गैप जिसमें आप मैथ्स करेंगे। देन नेक्स्ट 12 डेज में आप बाकी के बचे 24 में से 12 दिन आपको रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने हैं, मैक्स टू मैक्स, मिनिमम टू मिनिमम 2 to 3 ईयर्स या 1 to 2 as per your wish, as per your convenience. Now रिविजन एट नाइट डेली फॉर 15 मिनट्स, यानी रात में, जैसे कि आपने एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है, एक चैप्टर 1 घंटे का था, हमारे 1 शॉट वीडियोस में सारे चैप्टर्स आपको 1 आवर 2 आवर में कंप्लीट मिल जाएंगे। सो डू वॉच इट एंड फॉलो माई स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू आवर 1 शॉट वीडियोस, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएंगे 1-1, 2-2 घंटे के चैप्टर्स। उन 1-1, 2-2 घंटे में आपको वो चैप्टर्स कवर अप करने हैं, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 3 आवर्स ऑफ योर डे, मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। 3 घंटे आपके दिन के लगेंगे, ठीक है। उसके बाद जब रात में आप सोओगे ना 11 बजे 10 बजे जब भी, तब आप 15 मिनट पहले बस वो नोट्स को एक बार खोलना और बस रीड करते जाना। रीड भी ना करो तो बस ऐसे ऊपर से ओवरव्यू लेते जाना, इससे चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। आपने पूरे दिन में वो 2 चैप्टर्स में क्या पढ़ा उसको बस एक बार 15 मिनट के लिए, नॉट मैक्स देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। सोने से पहले बस 15 मिनट के लिए आपको बस वो रिवाइज करने हैं, देन यू आर कंप्लीटली डन विथ योर प्रिपरेशन फॉर बायोलॉजी ड्यूरिंग योर एग्जाम गैप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग के सारे डाउट्स हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर कि एग्जाम गैप में हमें बायोलॉजी को कैसे कवर करना है। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्यूशन वाला फाउंडेशन एंड डू लाइक शेयर
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर चैनल। एंड मुझे कमेंट में मेंशन करो कि आपको कौन सा स्ट्रैटेजी, कौन से पॉइंट्स इसमें सबसे बेस्ट लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।